नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा करेंगे किसी एक ऐसे टिपिकल व्यक्तित्व की, उनके कुंडली की, जो मेरे पास में काफ़ी समय पहले आई थी और उनके साथ में क्या समस्या थी और वो कैसे हम उस समस्या तक पहुँचे। ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से, ज्योतिषीय माध्यम से हमने कैसे उसको ट्रेस किया और उसके जो कारण हैं उनके जीवन की परेशानियों को, वो किस प्रकार से ग्रहों से संबंधित परेशानियां थी और अब क्या स्टेटस है ऐसे व्यक्ति का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम ये उनके कुंडली के उदाहरण से ही अगर देखें तो मेरे ख्याल से दर्शकों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वैसे अगर मैं हाउसेस की बात करूं, प्लैनेट्स की बात करूं, तो शायद उतने आसानी से समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर सामने चार्ट हो किसी व्यक्ति का और उस चार्ट के हिसाब से उस व्यक्ति के जीवन का अध्ययन किया जाए तो उसकी परेशानियां ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए हम देखते हैं। एक सज्जन है जो कुछ समय पहले आए थे, 8-10 साल पहले। उनके जीवन में क्या परेशानियाँ आई और उसके बाद में क्या प्रेडिक्शन निकले और उस प्रेडिक्शन के परिणाम क्या हुए, आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये एक कुंडली है मेरे पास में, जो ये मैंने इन सज्जन का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1978 का रात को 12:30 पे, और इनकी कुंडली मैंने बनाया हूँ। तो ये कुंडली बनी है, ये आपके सामने ये चार्ट आ गया है। ये चार्ट, इस चार्ट में अपन देखेंगे कि इनका जो 7वां घर है, इनकी मूल परेशानी यहाँ पर देखेंगे आप। इस चार्ट में जो हमने हमारे जो 4 स्टेप थ्योरी के अनुसार इनका चौथा घर थोड़ा कमज़ोर है, एक ही जगह पे दिख रहा है। तीसरा घर काफ़ी जगह पे दिख रहा है, 11वां घर है, 6वां घर काफ़ी दिख रहा है, दूसरा घर काफ़ी दिख रहा है। एक जो हम लोग किसी कुंडली का अध्ययन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शंस देखते हैं कि हाउसेस के रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं। यहाँ चौथा घर जो है तो थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है और तीसरा घर उसकी तुलना में काफ़ी बलवान है। ये तीसरा घर काफ़ी बलवान दिख रहा है, 6वां घर काफ़ी बलवान दिख रहा है। हो सकता है कि ये व्यक्ति, चूँकि चौथा घर जो है वो इनलैंड यानी अपने स्वदेश दिखाता है, और अगर ये स्वदेश का स्थान कमज़ोर होता है, 12वां घर, तीसरा घर, 9वां घर भी काफ़ी दिख रहा है। 4-5 प्लैनेट ऐसे हैं कि जो 9वां घर दिखाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पर विदेशों में जाकर नौकरी करता है। सबसे पहला तो ये एक संकेत, ये खाली संकेत है, बाकी चीज़ें तो प्लैनेटरी पोजीशन देख करके समझ में आती है। पर मोटा मोटी तो ये समझ में आता है कि भाई ये तीसरा घर इस व्यक्ति का बहुत बलवान है, चौथा घर कमज़ोर है। इसका मतलब ये व्यक्ति कहीं विदेश में जाकर के नौकरी करता होगा, या विदेश में जाकर के बसा होगा, या विदेश में जाकर के रहता होगा, या विदेश से कोई ना कोई संबंध आता है। 12वां घर, तीसरा घर, 9वां घर, ये और 11वां घर भी साथ में ठीक ठाक हो, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन आता है, इससे ये जाहिर होता है कि ये व्यक्ति विदेश में है। तो वास्तव में ये व्यक्ति विदेश में ही है, काफ़ी समय से ये विदेश में है। अब इनका जो दूसरा स्टेटस है, देखिए आप, 7वां घर थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, 8वां घर है, 9वां घर, 12वां घर भी दिख रहा है। तो आइए इनका जो 7वां घर है उसको कहीं चेक करें हम। 7वें घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है, इनके मामले में वो गुरु है। यहाँ पर गुरु के अगर हम सिग्निफिकेंसेस देखें तो खाली सिर्फ तीसरा घर भर एक ऐसा घर है जो थोड़ा सा सपोर्टिव है। बाकी पहला घर, 6वां घर और 9वां घर, ये तो विवाह के प्रतिकूलता दर्शाते हैं ये विवाह के मामले में। ठीक है, तीसरा घर दिख रहा है, यानी कि इस व्यक्ति का विवाह संभावित तो है। अब ये जो 7वें घर का उपनक्षत्र स्वामी है, ये असल में क्या कहता है, व्हाट इट सेज। ये जो उपनक्षत्र स्वामी है गुरु के 4 स्टेप के जो सिग्निफिकेंसेस है, गुरु का नक्षत्र स्वामी राहु, ये गुरु का नक्षत्र स्वामी राहु, उपनक्षत्र स्वामी राहु, और उसका संबंध राहु का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा। अब ये चौथे स्टेप के ऊपर जो है चंद्रमा अपीयर होता है, और यहाँ पर एक घर, मैं आपको यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो भी आंकड़े ये कोष्टक में लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में जो आंकड़े हैं, ये ही बलवान कार्यश कहलाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग उसके सिग्निफिकेटर होते हैं। तो यहाँ पर 6 जो है ये कोष्टक में है, यानी कि चौथे स्टेप पर
छठवां घर बड़ा ही स्पष्ट रूप से वो कोष्ठक में है बलवान कार्येश कहलाता है ज्योतिष की भाषा में। इसका सीधा सा एक तात्पर्य निकलता है कि चूंकि ये जो उपनक्षत्र स्वामी है ये एक जगह पे ही सही लेकिन तीसरा घर दिखा रहा है, इस आदमी का विवाह तो हो सकता है, लेकिन इसको चूंकि चौथे स्टेप तक के 2, 7, 11, 3, 5, 8 का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, इनको वैवाहिक समस्या होने वाली है या हो सकती है। तो ये जब मैंने उन सज्जन से बात किया तो वो बोले कि वास्तव में उनको विवाह की ही समस्या थी, मतलब विवाह तो हो गया था लेकिन अब आपको ये जो उनकी स्टोरी है वो इस प्रकार की है कि उनका विवाह हुआ, उनके विवाह के बाद में वो उनकी पत्नी उनके साथ में विदेश चली गई और विदेश में कुछ समय तक के रहने के बाद में कभी एक आध बार वहाँ पर भी उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए। उसके बाद में किसी कार्यक्रम में या किसी काम से वो लोग यहाँ भारत में आए। भारत में आने के बाद में जो भी उनका निवास स्थान था, मैं ये सारी कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से लोगों की गोपनीयता भंग नहीं कर सकता मैं, तो वो जहाँ पर भी रहे वहाँ पर उनकी जो पत्नी है उन्होंने इन सज्जन के ऊपर कुछ आरोप लगाए और उन आरोपों के कारण ये सज्जन को जेल भी जाना पड़ा। अब जब वो जेल चले गए तो वहाँ से इनके जो रिश्तेदार थे दूसरे, उनके रिश्तेदारों ने मुझसे संपर्क किया कि पंडित जी ऐसा ऐसा हो गया है, अब आप बताइए कि क्या किया जाए। तो ये वाली बात थी लगभग 2018-2019 की। तो अब इनकी जो 2017-18 में इनकी क्या दशाएं चल रही थी, आइए थोड़ा सा एक दृष्टिपात उसके ऊपर कर लेते हैं ताकि परिस्थितियाँ और स्पष्ट हो जाए। इनकी बेटियां भी हैं, 2 बेटियां हैं इनकी, तो 10-11 साल की। तो इनकी शादी जो है वो तो 6-7 में हो गई थी जब इनकी समस्या गुरु के काल से ही शुरू हो गई थी, जब इनको गुरु की महादशा थी। ये गुरु की महादशा चली इनको लगभग 2007 तक। उसके पहले इनका विवाह हो चुका था, उसके बाद में इनकी संतानें हुई। अब ये वर्तमान में ये शनि की महादशा में चल रहे हैं। शनि की महादशा इनको लगभग 2026 तक चलने वाली है। तो गुरु और शनि के जो मोटे मोटे, ये गुरु जो है वो तो इनको कोई सुख नहीं दिखा रहा है, वैवाहिक सुख तो दिखा नहीं रहा है। अब शनि में भी एक जगह पे दूसरा घर, तीसरा घर ये दिख रहा है थोड़ा सा, और छठवां घर भी दिख रहा है। दूसरा और छठवें घर का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि इनके पास में सोर्स ऑफ इनकम तो अच्छा होगा, लेकिन इनके जीवन में वैवाहिक सुख नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि इनका गुरु, मैंने बताया कि गुरु के सिग्निफिकेंस अभी भी अपने सामने है। ये छठवें घर जो चंद्रमा, चौथे स्टेप के ऊपर चंद्रमा अपीयर हुआ है, छठवां घर दिखाता है इनको वैवाहिक सुख तो नहीं है। मैंने इन सज्जन से उसी समय कहा था जब ये जेल में थे, तभी मैंने इनसे कहा था कि अब मैं कुछ उपाय देता हूँ आपको, जो 12वें घर से शनि से संबंधित उपाय हैं, उन उपायों से ये जेल में से तो बाहर आ गए, उसके बाद में ये स्वयं मुझसे मिलने के लिए आए। तो मैंने इनसे कहा कि आप जो है अब अपनी पत्नी के साथ में तो किसी हक, क्योंकि आपके जीवन में वैवाहिक सुख है ही नहीं। तो ये सुनकर के वो थोड़ा सा निराश हो गए, थोड़ा सा एजिटेट भी हुए, और मेरे और उनके रिश्तेदारों के समझाने के बावजूद ये अपनी पत्नी को लेकर के वापस विदेश चले गए। अब विदेश में जाने के बाद में कुछ दिन तो इनकी पत्नी ठीक रही, लेकिन वहाँ पर फिर उनके किसी रिश्तेदारों के कहने के दबाव में आकर के या बहकावे में आकर के या जो भी हुआ, कैसा भी हुआ, वहाँ पर इन्होंने एक बार अपने हाथ की नसें वसें काट ली और सारा इनके ऊपर आरोप लगा दिया है कि इन्होंने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की, वैसा किया। अब विदेश के कानून अलग होते हैं। ये सज्जन जो है फिर जेल में। तो फिर संपर्क किया उन्होंने, तो मैंने उनको कहा कि भाई मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस महिला को छोड़ो, क्योंकि आपके जीवन में उस महिला की भी कुंडली है मेरे पास में, कभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। तो मैंने उनसे कहा भाई मैंने आपसे तो कहा था कि भाई इस महिला से संबंध मत रखो, इस महिला को छोड़ दो, जाने दो। जब आप यहाँ से गए थे तो उस महिला को यहीं छोड़ करके जाते। तो बोले सर वो उनके साथ में 2 बच्चे भी हैं, मेरे को बच्चों से ज़्यादा प्रेम है, फलाना है, ढिमाका है, तो इसलिए मैं इनको लेके गया था कि चलो बच्चों की देखभाल हो जाएगी ऐसा। अब मैंने बोला आपके लाइफ में तो इस महिला के साथ में रहना लिखा ही नहीं है श्रीमान, क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति ही इस प्रकार की है। चारों स्टेप के ऊपर आपके ग्रह इतने बिगड़े हुए हैं कि आपकी ये जो दूसरा और छठवां घर दिख रहा है ये भी थोड़े दिन दिखेगा, 2026 के बाद में तो ये भी नहीं दिखेगा। तो हो सकता है कि आपका जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो भी चला जाए इस महिला के चक्कर में।
और एग्जैक्टली अभी स्थिति, अभी पिछले कुछ समय से वो स्थिति बनी हुई है कि इनकी जो जिस कंपनी में ये कार्यरत थे उस कंपनी, क्योंकि वहाँ पर इनके ऊपर लीगल केस चल रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो इनकी कंपनी ने इनको स्थगित करके रखा हुआ है, टांग करके रखा, तो इनको बराबर वेतन भी नहीं मिल रहा है, ये भारी कर्जे में आ गए हैं। तो ये इस प्रकार की कुंडलियाँ मेरे पास में आई हैं। अब उपायों के माध्यम से थोड़ा सा इनके ऊपर, इनमें हम सुधार तो ला सकते हैं, ले आए हैं, आया है सुधार, लेकिन वो इनके कोर्स केसेस अब ये जो आने वाला अप्रैल है, देखिए अभी जो इनको दशाएं चल रही हैं, ये दशाएं चलेंगी इनको 2024 में 12 अप्रैल तक के इनको, ये शनि, गुरु शनि 12 अप्रैल तक के इनके इन झंझटों में से निकल आने की संभावना है। उपायों के माध्यम से थोड़ा इनके फेवर में भी परिणाम आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है गुरु एक जगह 9वां घर दिखा रहा है, यानी कि कोर्ट केस का हल हो जाएगा। अब इसके बाद में इन सज्जन को मैंने पुनः राय दी है कि आप उस महिला से, अब ये सज्जन को अकल आई है, थोड़ी बहुत देर के बाद आई है, मगर आई है, थोड़ी समझ आई है। अब ये कहते हैं कि अब मैं उस महिला को पूरी तरह से छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर ये व्यक्ति उसी महिला से वैवाहिक संबंध या विवाह के स्तर पर संबंध रखेंगे तो इनको कभी भी चैन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनका जो गुरु है 7वें घर का उपनक्षत्र स्वामी, वह अभी हमें जब ये कृष्णमूर्ति पद्धति का अध्ययन शुरू किया मैंने, तो बहुत साल पहले की बात है, उस समय पे एक पत्रिका आती थी, उसमें सबलॉर्ड सेज, सबलॉर्ड स्पीक्स, इस नाम से, इस हेडिंग से एक आर्टिकल आया करता था। तो सबलॉर्ड क्या कहता है, सबलॉर्ड की बातें सुनिए, सबलॉर्ड क्या बोल रहा है। अगर आपने उसके ऊपर दुर्लक्ष्य किया, अगर आपने उसकी बात सुनने में लापरवाही बरती, तो वही परिणाम होंगे जो ये सज्जन के मामले में निकल रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी क्या होते हैं, उनके कैसी चाल होती है, वो क्या फल करते हैं, मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में काफ़ी हद तक ये स्पष्ट हो गया होगा। आने वाले वीडियो में हम इसी उपनक्षत्र स्वामी के और भी कुछ उदाहरण देखेंगे कि उपनक्षत्र स्वामी किस प्रकार से बिहेव करता है, अलग अलग व्यक्तियों के संदर्भ में, अलग अलग समस्याओं के संदर्भ में ये उपनक्षत्र स्वामी किस प्रकार से फल करता है। सारे फलों का जिम्मेदार उपनक्षत्र स्वामी को कृष्णमूर्ति पद्धति में कहा गया है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। और अगर आप इस बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो वो भी हमें, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना मंतव्य स्पष्ट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और आपके पसंदीदा विषय भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। आप अपना जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें लिख करके अवश्य बताइए। वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने मित्रों के बीच भी इस वीडियो को भेजिए ताकि इस कृष्णमूर्ति पद्धति का प्रसार अधिक से अधिक हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।